हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन कोट के साथ। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना तो सब कुछ हो जाएगा। यूपीएससी नहीं भाई, जो आप और भी कुछ लाइफ में करना चाहते हो ना वो सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए आज के हेडलाइंस देखते हैं। पैसिव यूथनेसिया। भाई एक 31 साल के आदमी के घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उसको देखेंगे इंडियन मिनरल डिप्लोमेसी, उसको देखेंगे सीपीआई, ये देखेंगे भाई यूएपीए जो दिल्ली में राइट्स हुए थे ना उनके अकॉर्डिंग ये देखेंगे। अरावलीज इलीगल माइनिंग के केस भाई इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अरावलीज देखेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट प्री में। अगर यूपीएससी बनाएंगे ना तो यहीं से बनाएगी क्वेश्चन। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस और ऑल अदर यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको स्कैन कर लीजिए। और स्पेशली ये भाई संडे को हम PYQ कर रहे हैं भाई पॉलिटी के स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल संडे को करेंगे भाई। और 2024 तक के जितने भी PYQ आए हैं ना यूपीएससी ने जितने ही पूछे हैं वे सभी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इतने पहले देखते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू टेक ऑन प्लेज ऑन पैसिव यूथनेसिया ऑफ मैन। देखेंगे भाई यूथनेसिया क्या है। एक पर्सन है भाई जो है ना पिछले 13 साल से सफ़र कर रहा है भाई। 13 साल से जो वेंटिलेटर पे है उसको लाइफ सपोर्ट द्वारा जीवित है। उनके घर वालों ने पिटीशन फाइल की है कि उन्हें ना डेथ दे दी जाए, क्योंकि ना उसके फादर का कंसेंट यही है कि वो ना अब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 13 साल एक भाई बहुत लंबा समय होता है और कोई चांस भी नहीं है अब, क्योंकि वो 13 साल में ही नहीं मतलब रिकवर कर पाया। तो अब उसको फादर ने यही अपील की है कि उसे पैसिव यूथनेसिया दे दिया जाए। देखते हैं ये क्या है। द सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल टू पास ए फाइनल ऑर्डर फॉर पैसिव यूथनेसिया बाय मीन्स विड्रॉइंग आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट टू ए 31 years old man. The judge personally met his parents' sibling who said they did not want him to suffer anymore. क्योंकि भाई 13 साल से अगला सफ़र कर रहा है। उसके घर वालों ने यही फाइल किया कि वो ना उसको और नहीं देखना चाहते कि वो और सफ़र करे। डिग्निटी, डेथ विद डिग्निटी भाई, ये हमारा ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत। तो यहाँ से ना डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन आएगा। जो अगर यूपीएससी पूछेंगे ना तो डिग्निटी इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग इज मच एज द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है। यूथनेसिया देख लेते हैं क्या होता है भाई। यूथनेसिया इज ए प्रैक्टिस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग। ये दो तरीके का होता है भाई, 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होता है भाई, कोई भी हम ना उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं हार्मफुल या इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस, जिससे है ना उसकी डेथ हो जाए, बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। और पैसिव में क्या होता है भाई, पैसिव में होता है जैसे हम कोई भी लाइफ सपोर्ट है ना उसको हटा देंगे जिसके कारण ना उसकी डेथ हो जाएगी। इस पे है ना एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, एथिक्स, क्योंकि एथिक्स वर्सेस मोरालिटी ये क्वेश्चन पूछेगा भाई यूपीएससी इसके रिगार्डिंग कि आप अगर किसी को मरता देख रहे हैं तो सोसाइटी तो यही कहेगी ना कि उसको बचाओ। ये एथिक्स और मोरल वैल्यू क्या कहती है भाई, वो 13 साल से सफ़र कर रहा है 13 ईयर से। हमें ना उसको बचाना है, तो हमारी मोरल वैल्यू तो यही कहेंगी ना कि उसको बचाओ भाई, उसको मरने दो भाई, क्योंकि है ना वो 13 साल से सफ़र कर रहा है। एथिक्स सोसाइटी क्या कहेगी भाई, अगर उसमें थोड़ा सा भी जीवन है तो उसको बचाओ भाई। इनके रिगार्डिंग आपको यूपीएससी उसमें मेंस में एथिक्स में क्वेश्चन पूछ सकती है भाई। एक्टिव यूथनेसिया मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा और अदर पर्सन कोजिंग द पेशेंट टू लाइफ सच एज एडमिनिस्ट्रेटिंग ए लिथल इंजेक्शन, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे। और पैसिव यूथनेसिया जो उसका ना विड्रॉइंग द लाइफ सपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन मास्क हो गया उसको हटा दे, उसकी डेथ हो जाए। यही था आज केस की जो पैसिव यूथनेसिया इंडिया में फॉलो किया जाता है। इसके रिगार्डिंग एथिक्स के रिगार्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए इसको, एथिक्स वर्सेस
मोरल वैल्यू। सो इस पे आप यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो अगला है भाई इंडिया मिनरल, इम्पोर्टेंट है भाई इंडिया मिनरल डिप्लोमेसी, इसको देखेंगे भाई। जैसे पैक्सिली का हमने परसों किया था ना कवर, पैक्सिली का क्या है भाई, एक यूएस का इनिशिएटिव है भाई, जो सेमी कंडक्टर हो गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसे रिलेटेड है। क्योंकि ना जैसे अब चाइना है, उसके पास ना सारे रेयर अर्थ एलिमेंट का कंट्रोल है, रेयर अर्थ मिनरल का कंट्रोल है। सो अगर यूएसए के जो स्पेस डिफेंस, उसमें सभी में रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होते हैं। तो चाइना यूएसए को इसीलिए टारगेट कर रहा है और यहाँ यही से टैकल कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट के कारण। सो जो अगर अब ये यूएसए को एलिमेंट वो टैकल कर सकता तो अगला क्या है, इंडिया। क्योंकि हम भी तो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये चाइना यूएसए के साथ ऐसा कर सकता है तो चाइना इंडिया के साथ तो करेगा, क्योंकि इससे हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी हैं चाइना के साथ। सो यही है कि जैसे इंडिया क्लीन ट्रांजिशन आर इम्पॉसिबल विदाउट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर। जैसे हमें 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है, नेट जीरो एमिशन अचीव करना भाई। नेट जीरो एमिशन कैसे अचीव होगा भाई, क्लीन एनर्जी से। और क्लीन एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई हमें, जैसे सोलर एनर्जी होगी। और इसमें क्या लगते हैं भाई, इसमें मिनरल, और वो कहाँ से आते हैं सारे, उससे चाइना से। और अगर मान लो चाइना ने इनकी सप्लाई बंद कर दी तो हमारा कोई काम ही नहीं रहेगा, तो हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। सो हमारा जो ये टारगेट है ये तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो इसका जो एक बेसिक आइडिया है ना वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, जैसे H2 होता है ना, तो इसको ब्रेक करना। और ब्रेक कैसे करना भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज होगी ना ब्रेकिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपने पढ़ा होगा। तो अगर इसको ब्रेक करना के लिए ना क्लीन एनर्जी चाहिए। क्लीन एनर्जी कैसे, जैसे ये सोलर से आ गई एनर्जी, ये एनर्जी, इससे इसको ब्रेक करके हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि है ना एक फ्यूल के रूप में यूज आएगा। सो अगर हमें इस पे वर्क करें ना तो ये इसका एक अल्टरनेटिव है। सो चलिए देखते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, 2 कंट्रीज आइडेंटिफाई टारगेट प्रोजेक्ट लिथियम। सो लिथियम से आपको कुछ याद आया, चलो बता देता हूँ। जो हमारा इंडिया था उसके रेसाई डिस्ट्रिक्ट में, रेसाई में लिथियम के भंडार मिले थे भाई। पर हमारे पास है ना कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उसका एक्सट्रैक्ट कर सके। क्योंकि जो लिथियम होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में लाया जाता है, तभी वो बैटरी में यूज होता है। सो इसका जो इंडस्ट्री का कंट्रोल है ना वो पूरा चाइना के पास है। और हमने ना एक काबिल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की थी, जिसमें हम प्राइवेट प्लेयर भी हमारा रोल करेगा इसमें। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके तहत है ना हमने देखो यहाँ पे आया हुआ भी है, ये रहा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एज साइंड 200 करोड़ एक्सप्लोरेशन ऑफ डेवलप एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ हमने है ना ये एग्रीमेंट साइन किया 200 करोड़ का। और अर्जेंटीना में देखो लेटिन अमेरिका प्रेजेंट इंडिया फ्रंटियर विद एक्सपेंडिंग एंगेजमेंट विद इन अर्जेंटीना, चिले, पेरू, ब्राजील। क्योंकि ना ये ग्लोबल में कॉपर, निकल, इनके लिए बहुत लेटिन अमेरिका फेमस है, और स्पेशली अफ्रीका भाई। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नाइजीरिया जा रहे हैं, नामीबिया जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं भाई, इनका रोल यही है, मेन एम क्या है इनका, क्रिटिकल मिनरल। जैसे यूएसए की उसमें देखो आप, यूएसए ने वेनेजुला पर अटैक किया, वेनेजुला, ग्रीनलैंड, इसका मेन एम ये है कि मिनरल्स यूएसए ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, और उसके सारे मिनरल्स की डील साइन करवा ली। सपोर्ट करने का मेन रीजन ये था भाई उसके यूक्रेन के मिनरल्स। सो यूएसए भी अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है मिनरल्स को, सो इंडिया को भी करना चाहिए। सो with the restoration of diplomatic ties with Canada, Ottawa emerges as important players such as nickel, cobalt, copper, rare earth। भाई निकल कोबाल्ट का तो अब है कनाडा में। सो इसका मेन क्रक्स ये है कि जो हमारे इंडिया है ना उसको जो डिप्लोमेसी हमारे जो टाइज है ना वो करने चाहिए
जैसे हम अब ऑस्ट्रेलिया के साथ एंगेज हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होना मतलब क्या है भाई, मिनरल्स। सो हमें ना एक चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो यही था, ये टॉपिक है। सो अगला है भाई सीपीआई। कुछ नहीं है भाई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो बेस ईयर था 2012, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज करी 2024 से। परसों एक क्लास में मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए दो टूल हमारे पास, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जो जैसे हम मंडी में सामान लाते हैं ना, वो हमें थोड़ा सस्ता मिल जाता है, और ये जो हम शॉप से सामान खरीदते हैं ना, वो थोड़ा हाई मिलता है। सो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम अब आरबीआई है ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग में देखने लग गया है। जैसे कैसे पता करेंगे हम इन्फ्लेशन, तो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे। और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या है भाई, होलसेल मतलब जो मंडी होती है ना, वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है थोड़ा। सो होलसेल को तो इसीलिए टारगेट नहीं करते। सो यही था कि जो सीपीआई का बेस ईयर था ना 2012, उसको चेंज करके अब 2024 करने लग रहे हैं। और डब्ल्यू का क्या है 2011-12। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इसको कौन रिलीज करता है, मोस्पी। मोस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको रिलीज करती है। और यही था कि जो ये है ना इसका बेस ईयर, जो इसका बेस ईयर है, इसको चेंज करके 2024 करने जा रहे हैं भाई। यही था। अगला टॉपिक है भाई दिल्ली राइट्स। दिल्ली राइट्स भाई इम्पोर्टेंट है, यूएपीए इम्पोर्टेंट। क्या अभी यूएपीए, यूएपीए है भाई अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये भाई 1967 का एक्ट है। जो इसमें ना रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। इसमें पता है क्या था, इसमें किया गया कि जो किसी भी जो ग्रुप होता है ना, पहले हम ना ग्रुप को टेररिज्म ग्रुप वो करते थे कि हाँ ये टेररिज्म ग्रुप है, पर अब है ना किसी इंडिविजुअल को भी हम एक एज ए टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। इंडिविजुअल एज ए टेररिज्म। सो रिसेंट अमेंडमेंट तो यही था। क्योंकि ये अब न्यूज़ में क्यों है भाई, क्योंकि जो दिल्ली में राइट्स हुए थे ना, दिल्ली में राइट्स हुए थे, उनमें जो 5 है ना उनको तो बेल मिल गई है। जो उमर खालिद है ना उसको, और वो जो एक और है उसके साथ, उनको बेल नहीं मिली है। सो आर्टिकल 21 के तहत ना एक स्पीडी ट्रायल होता है, स्पीडी ट्रायल, ये हमारा फंडामेंटल राइट है भाई। सो उनका तो अभी ट्रायल नहीं आया। और यूएपी में है ना, यूएपीए में जो ट्रायल है ना वो बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि है ना इसमें जो पनिशमेंट है, एक तो डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस। और इसमें क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ, इनोसेंट का जो प्रूफ है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो ना एक्यूज के ऊपर है कि उसको ना खुद प्रूव करना है कि उसने ये नहीं किया। सो देखते हैं क्या है भाई ये। सो राइट टू स्पीडी ट्रायल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल राइट एंड, जो यूपीएससी का भाई ये प्री का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है ना, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। सो देखिए सेक्शन 15 ऑफ द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, ऑफेंस टेररिज्म एक्टिविटी, बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस सच एज यूज ऑफ वायलेंस और वेपन्स, यूज द फ्रेज बाय अनदर मीन्स। मतलब क्या किया कोर्ट ने ना, इस सेंटेंस को वाइड कर दिया कि बाय अनदर, बाय एनी अदर मीन्स। यहाँ पे देखिए द कोर्ट डिपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल बाय गिविंग द फ्रेज बाय एनी अदर मीन्स ए ब्रॉड इंटरप्रिटेशन एंड सीमिंगली इंक्लूडिंग चक्का जाम्स। जो ये चक्का जाम करते हैं ना भाई, इनको भी यूएपीए के तहत ला दिया गया। जैसे कहीं पे चक्का जाम हो गया ना, तो वो यूएपीए 1967 के तहत आ जाएंगे। with the ambit of phrase this broad reading and problematic in many regions। इसका ना बहुत मिसयूज होगा भाई, अगर इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है ना बाय एनी अदर मीन्स, जिसमें चक्का जाम को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसका ना बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। अंडर सेक्शन 43D का क्लोज 5 ऑफ यूएपीए, बेल इज नॉट बी गारंटीड इन द कोर्ट is satisfied to put simply that there is a prima facie case against the accused।
एक्यूज कहेंगे कोई भी प्रीमा फेसी मतलब है जो जैसे विद वेपन मिला है ना हमको, विद वेपन, इस केस में है ना बेल अलाउ नहीं कर सकता जो कोर्ट है ना। इसका यूएपीए का सेक्शन है, यूएपीए सेक्शन 43 डी का सब क्लोज 5, अगर प्राइमा फेसी में जैसे हमें विद वेपन्स के साथ मिला है ना और विद प्रूफ कि हाँ भाई इसी ने किया है, सो इसमें है ना बेल इज नॉट बी गारंटीड, इसमें है ना बेल नहीं मिल सकती। सो इसमें देखो एक कंसेप्ट और है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है कहता है ना जो बेल इज नॉर्म, बेल इज नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन, जेल इज एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कोर्ट का जो ज्यादातर फोकस होता है ना वो बेल देने पर होता है, क्योंकि सर्टेन केसेस में हम उसको जेल में डालते हैं। सो यही है कि जो बेल है ना वो नॉर्म है, पर ना इसका यूएपी का सेक्शन 43 क्या कहता है कि बेल शुड नॉट बी गारंटीड, बेल नहीं मिलेगी जो अगर आप प्रीमा फेसी, प्रीमा फेसी, इसका मतलब ये है कि अगर आप है ना वेपन के साथ या प्रूफ के साथ आप मिले ना कि हाँ ये आप ही ने किया, तो इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। सो यही था टॉपिक कि जो ये 5 थे ना इनको तो बेल मिल गई है, 5 इंडिविजुअल, बट जो उमर खालिद और शर्जील इमाम थे ना इनको बेल अभी नहीं मिली है। सो इन्हीं का ये चक्कर है कि भाई बेल क्यों लेट कर रहे हैं कि। सो यही था इसका मेन क्रक्स। सो अगला भैया रावली, रावली अरावली न्यूज़ में पिछले मंथ से बनी हुई है, क्योंकि अब की बार ना यूपीएससी में अरावली से क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि अरावली में अब जो केस आया ना वो इलीगल माइनिंग के रिलेटेड आया है कि उसमें है ना इलीगल माइनिंग और बढ़ रही है। सो अरावली का इंपॉर्टेंस देखें भाई, जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है अरावलीज, अरावलीज, अरावलीज का मेन क्या है, ये हमारे वेदर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ये हमारी मानसून विंड यहाँ से आती है ना, सो ये इसके पैरेलल होके तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बारिश करती हैं। सो अगर ये नहीं होंगी ना तो ये जो मानसून विंड है ना तो ये सीधे निकल जाएंगी और कोई भी बारिश नहीं करेंगी। सो इसका मेन इम्पोर्टेंट तो ये है जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना, इंडो गैंगेटिक प्लेन, इनमें जो ये हमारा वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल एरिया है भाई, इंडिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया, अगर ये ही नहीं होंगी ना तो इसका तो जो इकोनॉमी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो केस तो ये है कि ना अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है और उसके केस है ना अभी इंक्रीज हुए हैं, अरावली इलीगल माइनिंग। सो इसको देख लेना भाई। वैसे अरावली को प्रिपेयर कर लेना भाई मेंस के लिए, क्योंकि अरावली पे इस साल मेंस में क्वेश्चन आएगा, मेंस डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन है। जैसे इन्फ्लुएंस, अरावली की इम्पोर्टेंस, अरावली की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अरावली का कैसे फॉर्म हुई। अरावली मैं बता देता हूँ वैसे आपको, जो बुंदेलखंड का बुंदेलखंड एंड मारवार, मारवार प्लेटू, मालवा प्लेटू, इन दोनों को जो ये कोलाइड हुआ तो तब अरावली का फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 4 बिलियन ईयर्स है वो या कुछ ईसाई, इसे में ही प्री कैम्ब्रियन एरा में इनका फॉर्मेशन हुआ था भाई, प्री कैम्ब्रियन एरा। सो अरावली को ना भाई प्रिपेयर कर लेना। सो अगला टॉपिक है भाई दिस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना डायरेक्ट प्री क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट प्री क्वेश्चन। अगर यूपीएससी आज के टॉपिक, आज के जो ये मेरे टॉपिक थे ना इनमें से क्वेश्चन पूछे ही ना तो 100% यहाँ से टॉपिक आएगा भाई, क्योंकि है ना ये इंडिया, क्योंकि ये इंडिया रिलीज करने वाला भाई, इंडिया। इसमें देखते हैं भाई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन में लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इन द कोलेशन विद JNU मुंबई डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर। ये ना ग्लोबल रैंकिंग फ्रेमवर्क होगा जो कि गवर्न देयर सोसाइटी, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। ये इन चीज़ों चेक करेगा। built around the 3 core dimensions: internal responsibility by dignity, justice, welfare of citizen, environmental responsibility, climate action, natural resource, और external responsibility, peace, cooperation, global stability। और 154 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इनमें चेक करेगा भाई, और वो इसके हिसाब से रैंकिंग देगा, रैंकिंग। सो भाई ये थे आज के टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन, और भाई सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको ना इसकी PDF चाहिए या मेरे नोट्स चाहिए ना तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वरना भाई इसको स्कैन कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना और इस पे थोड़ा ध्यान देना,
क्योंकि हम संडे को करेंगे ये संडे। और इसके साथ है ना हम ज्योग्राफी की भी क्लास कर रहे हैं भाई संडे को। सो जुड़ना ना भूलें भाई। थैंक यू एवरीवन। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्वाइन करें। सो थैंक यू भाई।